वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, पंजाब भर में यकसा तालीमी निसाब नाफिज कर दिया गया है। सूबे के तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में हुकूमत का मंजूर शुदा सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा। इब्तदा में यकसा निसाब पहली से 5वीं जमात तक मुतारिफ करवाया गया है। इस हवाले से सोशल मीडिया समेत मुल्क भर में बहस जारी है। कुछ हल्कों की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि ये एक पेचीदा अमल है जिसे हुकूमत ने बगैर तैयारी के नाफिज कर दिया है। पंजाब में यकसा निसाब पर अमल शुरू हो गया, क्या ये दुरुस्त सम्त में कदम है? ये होगा हमारा आज का पहला सवाल। मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद जमील, अतर काज़मी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर नाजिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ मुजम्मल सोहरवर्दी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। खालिद जमील साहब, क्या कहेंगे, क्या ये दुरुस्त सम्त में कदम है? देखिए, यकसा निसाब लाना, चाहे वो बड़ी क्लास हो, छोटी क्लास हो, मिडिल क्लास हो, ये तो एक ऐसा इक़दाम है, लेकिन ये देखना होगा कि ये निसाब की तैयारी किस तरह से हुई है। क्या इसके अंदर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुशावरत की गई है? क्या इस निसाब की तैयारी में ये ख्याल रखा गया कि आपने अपनी जो मौजूदा इस वक्त जो नस्ल है उसको कैसे उसका फ्यूचर बनाना है? फिर आपने आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद और 25 साल बाद या 30 या 50 साल बाद पाकिस्तान को किस मंजिल पे देखना चाहते हैं आप, और उसकी तैयारी के लिए क्या अपने जो निज़ाम तालीम के अंदर तालीम के साथ साथ जो तरबियत का एलिमेंट है वो शामिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। अगर ये चीज़ें नज़रअंदाज की गई हैं और सिर्फ एक मखसूस क्लास में या टेक्स्ट बोर्ड का या कोई एक कमेटी बैठाकर वो कोई निज़ाम तरतीब देती है या निसाब तरतीब देती है और फिर कोशिश की जाती है कि उसको ठोंस दिया जाए या पूरे तमाम तालीमी इदारों में, खा वो प्राइवेट के हों या गवर्नमेंट सेक्टर के हों, उनके अंदर ये नाफिज कर दिया जाए, तो इससे पेचीदगियाँ पैदा होंगी, मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन जब तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, फिर आपके जो सोसाइटी के अंदर, चाहे वो माहिर इमरानियात हों, माहिर मईशत के हों, फिर आपकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, आपकी एग्रीकल्चर क्लास है, फिर आपको तमाम तबकात को देखना होगा कि उसकी आपकी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स क्या हैं। उन नीड्स को आपके सामने रखकर फिर अपनी जो है निसाब की अगर आप तैयारी करते हैं फिर तो बात ठीक है, फिर आप तमाम को यकसा दें और फिर आप उनको लोकल लैंग्वेज के अंदर तालीम दें। साथ साथ जो है कि जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं उनको आप एज ए सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ाएं, ताकि जिसने भी दुनिया का मुकाबला करना है, बाहर जाना है, वो इस ज़बान को, दुनिया की जो आलमी ज़बानें हैं, वो उनसे वाकिफ़ हो, जानता हो, बोल सकता हो, सुन सकता हो, उसको समझ सकता हो। लेकिन ये जो हमारे यहाँ एक इंग्लिश मीडियम है, एक उर्दू मीडियम है, आप चले जाएं खैबर पख्तूनख्वा में आपको पश्तो मीडियम भी मिलेगा, सिंध के अंदर आपको सिंधी मीडियम भी मिलेगा, पंजाब में पंजाबी मीडियम नहीं है। लेकिन आपको अगर आपकी कौमी ज़बान में तालीम हो और इसके साथ साथ जो आलमी जो 3-4 बड़ी ज़बानें हैं वो भी अगर आप बच्चों को सिखाते हैं, या उन ख़ास तौर के ऊपर जब आप हायर एजुकेशन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये देखना होगा। तो अगर ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट आपकी पूरी कर रहा है, आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, आपकी जो तमाम तबकात जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है और उनकी मुशावरत शामिल है, फिर तो ठीक है। अगर नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि इसके नुकसान ज़्यादा होंगे, फ़वाइद कम होंगे। ठीक। डॉक्टर नाजिर साहब, क्या कहेंगे, क्या ये ठीक स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने? क्या ये मुमकिन हो पाएगा और क्या ये लॉन्ग टर्म भी होगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि पहली बात तो ये कि वो इसकी वो कहते हैं ना कि तेरी तामीर में मुज़मिर है एक सूरत ख़राबी की, तो वो तामीर में ख़राबी ये है कि ये वो काम कर रहे हैं कि जो इनका अब फेडरल गवर्नमेंट का जो रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। पहली बात यह है कि जो 18वीं तरमीम आई थी कोई 10 साल पहले, उसमें तालीम तमाम सतह पर सूबों को मुंतकिल कर दी गई है, जो कि बहुत अच्छा कदम था। अब फेडरल गवर्नमेंट जो है इस वक्त, इस फेडरल गवर्नमेंट का जो असल सरकारी नाम है वो है फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये पूरा नाम है। ये इसमें फ़र्क होता है ना, यानी दिस इज़ नॉट फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इस मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और इसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है आईनी तौर पर कि इनका अब इस वक्त जो तालीम की वजारत है वफाकी सतह पर, उसका काम है कि जो वफाक के ज़ेर इंतज़ाम जो तालीमी इदारे हैं उनको देखें और प्रोफेशनल ट्रेनिंग को देखें, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो अब इन्होंने आने के बाद जो अपना इनका वादा था, इनके जो पीटीआई ने जो वादा किया था वो ये था कि हम यकसा निज़ाम तालीम लाएंगे। यकसा निसाब का वादा नहीं था,
अच्छा, और वो एक अच्छा वादा था जिसकी हमने भी सपोर्ट की थी, यकसा निज़ाम तालीम। क्योंकि निज़ाम तालीम में क्या आता है, निज़ाम तालीम का मतलब ये होता है कि देखें हमारे यहाँ जो गरीब का बच्चा तालीम हासिल करता है और जो अमीर का बच्चा तालीम हासिल करता है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, मसावी मौके नहीं मिलते, मसावी सहूलतें नहीं मिलती। तो हम ये समझ रहे थे कि पीटीआई क्या करेगी, आने के बाद जो सरकारी स्कूल है उनको भी ये बेहतर करके अच्छे प्राइवेट स्कूल की सतह पर ले आएगी, उनको वो सारी सहूलतें फराम की जाएंगी, सरकारी स्कूलों में इंटरनेट दिया जाएगा, प्रोजेक्टर दिए जाएंगे, जदीद जो सीखने की चीज़ें हैं वो दी जाएंगी, आधे से ज़्यादा स्कूल आपके जो बगैर टॉयलेट के फंक्शन कर रहे हैं उनको ठीक किया जाएगा, टीचर ट्रेनिंग। अच्छा, वो सारे भूल गए क्योंकि उसके लिए आपको पैसे लगाने थे। पैसे क्या लगाने थे? पाकिस्तान में इस वक्त 2% के करीब आप तालीम पे खर्च करते हैं और अच्छी तालीम देने के लिए 4 से 5% जीडीपी का आपको लगाना है। हम ये तवक्का कर रहे थे कि ये करेंगे, वो नहीं किया। तो अब जाहिर है वो नहीं किया तो क्या करना है, कुछ ना कुछ तो इनको देना है। तो उसको उन्होंने ये किया कि ये नसाब एक ले आए। अच्छा, अब वो नसाब जो है ये मेरा खुद तालीम के ही शोबे से ताल्लुक़ है, मेरा मास्टर्स भी एजुकेशन में, पीएचडी भी एजुकेशन में। बहुत गौर से मैंने इसको देखा है। ये 96 का जो नसाब है उसमें 80 to 85% ये वही नसाब है। इसमें थोड़ी बहुत लिपापोती करके इन्होंने नया नसाब का नाम दे दिया है कि जी कहा जाए कि अब ये यकसा निज़ाम तालीम की बात नहीं करते, ये यकसा बड़ी चालाकी से अब ये कहते हैं यकसा नसाब दे दिया है। अच्छा, नसाब दे दिया, नसाब न सिर्फ दे दिया बल्कि पहले कहा गया कि हम मिनिमम स्टैंडर्ड बना रहे हैं। अब ये मिनिमम स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि जो चाहे ले, जो चाहे न ले। अब इन्होंने 3 सूबों में जहाँ जहाँ इनकी हुकूमत है वहाँ पर इसको मुसल्लत कर रहे हैं। ये उसकी मॉडल टेक्स्ट बुक बना रहे हैं। सिंध ने बिल्कुल सही किया कि वो इस बारे में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं कर रहा क्योंकि ये सूबाई सब्जेक्ट है। पंजाब ने सबसे ज़्यादा मुजाहरा किया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने क्या किया है, क्योंकि उनको दिखाना था कुछ ना कुछ। पंजाब में उन्होंने, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और करिकुलम के चेयरमैन है इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल अकरम खान साहब, और उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो मंजूर साहब हैं। अच्छा, दोनों में से कोई भी माहिर तालीम नहीं है और वो लग गए इस पर कि इसको ज़बरदस्ती हम मुसल्लत करेंगे, जो कि गलत फैसला है। इसका लॉन्ग रन में बहुत नुकसान होगा। ठीक है जनरल साहब, जैसा कि डॉक्टर नाजिर महमूद साहब ने भी कहा कि यकसा निज़ाम तालीम का वादा किया गया था लेकिन यकसा निसाब पर अमल जो है वो शुरू हो गया है, तो आपके नज़दीक ये ठीक है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद वसाइल जो हैं सारे वो हैं सूबों के पास। यकसा निज़ाम तालीम करने के लिए या उसके स्कूलों के मयार को एक जैसा बनाने के लिए ये सूबाई काम है क्योंकि पैसा उनके पास है। और ये जो फेडरल लेवल पे यकसा निसाब की बात की जा रही है, इसकी कुछ चंद वजूहात और वो अगर हम सामने रखें तो आपको कुछ न कुछ इस सिलसिले में करना जरूरी होगा। पहली बात यह है कि जो लोग एक सूबे से दूसरे सूबे में जाते हैं, मसलन सरकारी मुलाजमीन है, ट्रांसफर हो जाते हैं या बिजनेस अपना कुछ शिफ्ट करके उधर चले जाता है, उनके बच्चों को जाके एक जगह से दूसरी जगह जाने में एडजस्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि निसाब मुख्तलिफ है वहां पर। फिर आ जाता है आपकी बात के हायर एजुकेशन, उसके लिए क्या सारे सूबों से एक जैसे, जब आप कंपेटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं तो आपको पता चलता है कि बाद सूबों का मयार जो है वो बहुत ही कमजोर है, वो दूसरे सूबों के साथ मुकाबला किसी और के साथ नहीं कर सक रहे। कहीं तालीम बेहतर है, कहीं तालीम का वो निसाब ही नहीं है, तो वो मुश्किलात भी आती हैं। चुनाचे आपको रियायत देनी पड़ती है, उनके लिए कोटा सिस्टम वगैरह इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, वो वहां पे स्टैंडर्ड बेहतर होता नहीं। तीसरा मसला है आपका पाकिस्तानियत का। सूबों में बाज़ जगहों पे मसलन बलूचिस्तान में मैंने देखा है कि लोकल लेवल के वो अपने जो मशाहिर वगैरह हैं उनके, या जो उनके जिनको वो समझते हैं कि वो उनके हीरोज हैं, उनको वो ज्यादा तरजीह देते हैं और वो अल्टीमेटली उन्हीं की कहानियां, उन्हीं के किस्से किताबों में प्राइमरी स्कूल से लेकर ऊपर तक पढ़ी जाती हैं। तो मिडिल तक एक आदमी का एक जहनियत बन जाती है, उससे सुबाइयत उनमें आनी शुरू होती है और पाकिस्तान का इमेज कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। वहां जरूरत है कि आप अपने जो पाकिस्तान के जो लीडर्स और हमारे जो मशाहिर हैं या हमारे हीरोज हैं, उनका सबको पढ़ाया जाए, जिक्र उनको, ताकि उनके अंदर पाकिस्तानियत मजबूत हो, ये ना हो कि सुबाइयत का अंसर उनके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो ये वो इश्यूज हैं। फिर ये है कि अगर इसमें फेडरल गवर्नमेंट को कोई तरमीम करने की जरूरत है तो पार्लियामेंट के जरिए वो 18वीं तरमीम में कर भी सकते हैं। 18वीं तरमीम कोई ऐसी चीज नहीं है कि इतनी मुकद्दस है कि उसमें कुछ, आखिर इसी आइन में अभी 18वीं के बाद भी 2-3 तरमीम हो चुके हैं, मतलब 22 तक हम पहुंच चुके हुए हैं। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप तजर्बे से सीखते हैं, जब आप देखें, तजर्बा करें किसी चीज का और आप देखें कि इसमें ये कमी है और उसको आप बेहतरी की तरफ ला सकते हैं,
तो जिस पार्लियामेंट ने 18वीं तरमीम बनाई थी वही पार्लियामेंट उसी तरह उसी प्रोसेस के तहत वो उसमें तरमीम भी कर सकती है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इसको एक प्रोग्रेसिव सोच के तहत देखना चाहिए, बजाय इसके कि इसके ऊपर कोई ऐसा हम इसको समझें जिससे कि नुकसान नहीं। मेरा ख्याल है ये बेहतरी की तरफ एक कदम। ठीक है, बेहतरी की तरफ एक कदम है। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पॉलिसी को? देखें, पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि पाकिस्तान में तालीम एक कारोबार बन गई। यहाँ पर किसी कारोबार में इतना पैसा नहीं है जितना लोगों ने तालीम में कमाया है। लोगों ने अपने प्राइवेट स्कूल बनाकर, हज़ारों रुपए फ़ीस लेकर, कॉलेज बनाकर, यूनिवर्सिटियाँ बनाकर इतना पैसा बनाया है कि किसी और सनत, किसी और काम में इतना पैसा नहीं है। और फिर इसको टैक्स से भी मुबर्रा रखा गया है। लाखों रुपए यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की फ़ीसें हैं, हज़ारों रुपए प्राइमरी किंडरगार्टन के इस वक्त फ़ीसें हैं। फिर ऊपर से जुल्म क्या है, प्राइमरी के बच्चे को, कच्ची के बच्चे को ऑक्सफोर्ड की किताबें लगा दी जाती हैं। 2-2 हज़ार रुपये की एक किताब है, उसको उस बेचारी किताब का क्या पता। घर में वो उर्दू बोलता है, माँ और स्कूल जाता है तो और परेशानियाँ। 15,000 रुपये की टीचर रखी होती है और 2,000 रुपये वाली किताब फ़ी बच्चा पढ़ा रही होती है। तो एक तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में यकसा निसाब बहुत ज़रूरी है। अगर हमने तालीम फरोशी को और तालीम के कारोबार को रोकना है तो हमें यकसा निसाब की तरफ जाना होगा। अमीर और गरीब के बच्चे को एक ही किताब पढ़नी होगी, ताकि ठीक है अमीर का बच्चा एयर कंडीशन स्कूल में चला जाए, लेकिन किताब तो वही हो जो गरीब के बच्चे के हाथ में है। पढ़ तो वो वही रहा हो ना जो गरीब का बच्चा पढ़ रहा है और अमीर का बच्चा पढ़ रहा है। निसाब में जो तफरीक है ये बड़ी तफरीक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जहाँ यकसा निज़ाम तालीम की बात की जाती है वो कोई अच्छी बिल्डिंगें, अच्छे एयर कंडीशन, अच्छे टॉयलेट्स नहीं हैं। यकसा निज़ाम तालीम यकसा निसाब से ही शुरू होगा। अगर यकसा निसाब नहीं होगा तो कोई यकसा निज़ाम तालीम का वजूद नहीं हो सकता। तो इसलिए यकसा निसाब जो है वो यकसा निज़ाम तालीम की बुनियाद है। इससे ये पहली ईंट है, इसके बगैर सफ़र शुरू नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो यकम से प्राइमरी, इस किताब में बहुत कोताहियाँ होंगी, इस निसाब में बहुत कमी होगी, इसके ऊपर माहिर तालीम बहुत तनकीद कर सकते होंगे। उनके ख्याल में ये नहीं ये पढ़ाया जाना था, किसी के ख्याल में अयूब खान नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, फातिमा जिन्ना पढ़ाई जानी चाहिए, किसी के ख्याल में भुट्टो पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, ज़िया-उल हक पढ़ाया जाना चाहिए। ये बहस अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यकसा निसाब पाकिस्तान की ज़रूरत है। अगर हमने अपनी अगली नस्लों को तरक्की के मसावी मौके देने हैं तो हर सतह पे यकसा निसाब होना चाहिए। ठीक है, हर सतह पर यकसा निसाब होना चाहिए। मुजम्मिल साहब, आपका कमेंट आ गया। अतर काज़मी साहब, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने भी कहा कि यकसा निसाब जो है वो पाकिस्तान की ज़रूरत है, आपके ख्याल में क्या वाकई ऐसा है? देखिए, जो मुजम्मिल साहब ने कहा ना, एक एक लफ्ज से मैं एग्री करता हूँ। बिल्कुल यही चीज़ है कि निज़ाम तालीम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम बड़ी बड़ी इमारतें बना दें, उसमें हम लग्जरीज प्रोवाइड कर दें। मेन चीज़ ये है कि वहाँ पे हम पढ़ाते क्या हैं। जब गरीब का और अमीर का बच्चा FA करके या O लेवल्स करके डिफरेंट चीज़ें पढ़ के किसी कंपेटिटिव एग्जाम में बैठेगा तो किसको एज हासिल होगी? जब आगे हुकूमत को इम्तिहान लेगी, जब 2 बच्चे डिफरेंट निसाब पढ़ के आए हैं तो वो किस तरीके से आप जज करेंगे कि कौन सा बच्चा ज़्यादा अक्लमंद है या कौन सा बच्चा ज़्यादा लायक है? इसलिए कि ये तो आपको पता ही नहीं कि किस बच्चे ने क्या पढ़ा है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम जितना भी निसाब है उसको यकसा हो, सब लोग एक चीज ही पढ़े। अब पंजाब में शुरू हुआ है, अभी तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं और उसके साथ साथ उर्दू जुबान में भी ये होंगे। और बाकी यहाँ पे ये चीज भी समझने के लिए जरूरी है कि हुकूमत ने ये कोई पाबंदी नहीं लगाई कि आप दीगर चीजें नहीं पढ़ा सकते, आप दीगर सब्जेक्ट्स भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम, जिसे कहते हैं ना, मिनिमम एजेंडा है, उसके ऊपर सबको मुतफिक होना पड़ेगा। अपने बच्चों को ये चीजें हैं, ये चाहे मदरसे में बच्चा बैठा हुआ है या किसी महंगे स्कूल में बैठा हुआ है, उसको आपने ये पढ़ाना है। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर आपने भी अपने शुरू में जिक्र किया कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस हो रही है। यहां तक बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सहाफी इस तरह की चीजें शेयर कर रहे हैं कि इससे अवाम कंफ्यूज हो जाएंगे, इससे हमारी जनरेशन कंफ्यूज हो जाएगी। भाई, इससे जनरेशन किस तरह कंफ्यूज होगी? मतलब अगर अपनी जुबान में वो कोई चीज पढ़ेंगे उससे आप किस तरह पीछे चले जाएंगे, आप किस तरह कंफ्यूज होंगे? कोई आपको मना तो नहीं कर रहा कि आप मैंड्रिन ना पढ़ें या स्पेनिश ना पढ़ें या इंग्लिश ना पढ़ें, वो चीजें तो साथ साथ चलती रहेंगी। मसला पाकिस्तान के अंदर ये रहा है कि हमारी एक जहनियत रही है कि
कि हम बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में हर चीज को देखते हैं। जब कोरोना का मसला आया तो हमने कहा अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में लॉकडाउन लग गया, पाकिस्तान में भी लॉकडाउन लगा दो। अगर हम पाकिस्तान में भी लॉकडाउन लगा देते तो हमारी भी वही तबाही होती जो इंडिया में तबाही हुई है। आप देख लें कि कल ही फिगर्स आए, हमारी कार इंडस्ट्री, हमारी मईशत की जो फिगर्स आ रही हैं वो इसलिए आ रही है कि हमने कोरोना के मसले को अपने हालात के मुताबिक टैकल किया है। इसीलिए जो हमारा तालीम का मसला है उसको भी हमने अपने हालात के मुताबिक टैकल करना है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज या हार्वर्ड से आके जो माहिरीन है वो हमारे मसाइल हल नहीं करेंगे, हमने खुद इन मसाइल को हल करना है और उसमें हमारी कौमी ज़बान का कलीदी किरदार होना चाहिए। ठीक है, यानी आपके नजदीक भी ये पॉलिसी मुनासिब है। डॉक्टर नाजिर साहब, आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ एक दो बातें करना चाहूँगा कि अभी ये बात कही गई कि जी वो सूबों से एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, अगर नसाब में कुछ फ़र्क होगा तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक दो बातें, एक तो ये कि वो जो लोग माइग्रेट एक सूबे से दूसरे सूबे जाते हैं उनकी तादाद एक तो नंबर 1 बहुत कम है। दूसरी बात ये कि जो नसाब है, आप दुनिया में आपको फ़र्क करना पड़ेगा कि एक तो जो नेचुरल साइंसेस का निसाब होता है, अप्लाइड साइंसेस जिसको आप कहें, और एक सोशल साइंसेस का निसाब होता है। अब जो नेशनल साइंसेस का निसाब है, आप दुनिया में कहीं भी उठा के देख लें उसमें बहुत मामूली फ़र्क होता है। यानी आपको 5वीं जमात में साइंस में क्या चीज़ें पढ़ाई जानी है, पाकिस्तान में देख लें, कोरिया में देख लें, अमेरिका में देख लें, उसमें बहुत मामूली सा फ़र्क होता है। मैथमेटिक्स प्राइमरी लेवल पे क्या क्या पढ़ाया जाना है वो भी तकरीबन एक सा होता है, यकसा होता है। सोशल साइंसेज में फ़र्क आ जाता है। अच्छा, सोशल साइंसेज की जब हम बात करते हैं तो सूबों को ये हक़ होना चाहिए कि वो अगर अपने सूबाई हीरोज़ को अगर आगे लाना चाहते हैं तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। हमारा मसला यही रहा है कि हमने यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में जो लोगों की अपनी शनाख्त है, अपनी सकाफ़ती तारीख़ी शनाख्त, मिसाल के तौर पे अब हमारे यहाँ जो मिल जाते हैं, लेकिन अब बलूचिस्तान में जो सरदार मेहराब खान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए मारे गए, उनका जिक्र हमारी हिसाब किताब में नहीं मिलता। अगर बलूचिस्तान का टेक्स्ट बुक बोर्ड वो डालना चाहता है तो उसमें उनको इख्तियार होना चाहिए। सिंध में अगर होश मोहम्मद शेदी जो है वो लड़ते हुए मारे गए तो उनको इख्तियार होना चाहिए। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि एक ही मरकज़ जो है वो ये हमने इस मरकज़ का ख्याल थोपने के चक्कर में हमने बंगाल गंवाया, ईस्ट पाकिस्तान गंवाया। वहाँ भी हम यही कहते रहे कि हम ज़बरदस्ती लागू करेंगे, जो हम फैसला करें इस्लामाबाद में वो ईस्ट पाकिस्तान में लागू हो जाए। उन्होंने रेजिस्ट किया, अब हम फिर वही कर रहे हैं कि जी हम जो चाहते हैं वो सारे सूबे उसको फॉलो करें, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, कमोबेश एक तो हर बात पे आप मशरकी पाकिस्तान को गवा देते हैं। कुछ भी कर लें वो जो गवाया इस वजह से था, खुदा का नाम लिया करें। असल किस्सा ये है कि अगर आपने सिंध के किसी मशाहिर को या उसके हीरो को शामिल करना तो वो इधर पंजाब के उसने उस किताब में भी होना चाहिए, ताकि पंजाब वाले को भी पता हो कि इस मुल्क के हीरो और दूसरे सूबों वाले कौन से। ठीक है। और इसी तरह पंजाब का कोई हीरो वो अपना शामिल करना चाहते हैं तो वो बलूचिस्तान के या किसी और की किताब में भी शामिल होना चाहिए। ये तो आप सारे मुल्क को अगर रिप्रेजेंटेशन उसमें करके देंगे किसी को कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आपकी पाकिस्तानियत डेवलप होगी, आपका नेशनलिज्म जो है वो दुरुस्त रहेगा। उसकी बजाय आप सूबाइयत को अगर आप इस चीज की अगर वैल्यू देखना चाहें तो आप जाके इन शहरों में विजिट करें तो आपको पता लगेगा कि लोगों को पता ही नहीं, लोगों को अपने 23 मार्च का नहीं पता कि हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वहां उनको पढ़ाया नहीं गया। ठीक है, तो ये तो जुर्म है ना कि आप जो बुनियाद और असास है आपके मुल्क की आपको वो भी ना पता हो तो फिर क्या फायदा कि आपकी पढ़ाई पे बेकार है, फिर आपकी पढ़ाई। ठीक है जनरल साहब, आपका पॉइंट आ गया। कमोबेश तमाम एनालिस्ट का मानना यही है कि ये पॉलिसी दुरुस्त है, दुरुस्त अंप में है और पाकिस्तान की ज़रूरत है। ठीक है मुजम्मिल साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आती हूँ और फिर कमेंट ले लेती हूँ। नाज़रीन ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, अफगान हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस पाकिस्तान ने अफगान अमन कॉन्फ्रेंस को मनसूख करने का फैसला कर लिया है। डॉन अखबार के मुताबिक इब्तदा में कॉन्फ्रेंस को मुलतवी किया गया था, जिसे अब मनसूख किया जा रहा है। पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 21 नुमाया अफगान रहनुमाओं को शिरकत की दावत भी दे दी थी। हमारा सवाल यह है कि अफगान हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बाद पाकिस्तान का अफगान कॉन्फ्रेंस मनसूख करने का जो इम्कान है, क्या ये फैसला दुरुस्त होगा? जनरल साहब। जी बिल्कुल, ये फैसला दुरुस्त है, क्योंकि अगर आप एक कॉन्फ्रेंस का ऐलान करके इंतजार करें और वो लोग आए ना या वो माजरत करते हैं तो ये मजीद एक आपके लिए सुर्खी का बायस होगी। बेहतर ये है कि जिनके लिए आप काम कर रहे हैं वो ज्यादा चुस्त हैं, उनको ज्यादा फिक्र होनी चाहिए थी अपने मुल्क के अमन की, और वो ये कहते पाकिस्तान को कि बड़ा अच्छा कदम है, आप करें, हम आपके साथ तावन करेंगे। लेकिन तावन की बजाय वो आपके ऊपर इल्जाम तराशियां कर रहे हैं।
वो जबान बोल रहे हैं जो कि भारत उनको बता रहा है, भारत उनको सिखा रहा है। ये एक मुसल्लमा एक आप कह लीजिए हकीकत है कि पाकिस्तान की तरफ से तालिबान को किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं है। और आज नहीं, ये बहुत अरसे से ये चीज जो जब से हमने निकाला उनको नॉर्थ वजीरिस्तान से, आज वो आइसोलेटेड नहीं है। पाकिस्तान की उनको बड़ी कम जरूरत है। उनको आज हाथों हाथ लेते हैं रशियंस भी, ईरानियंस भी और चाइनीज, और उनके साथ वो एग्रीमेंट्स तय कर रहे हैं। उनको वहां पे बड़ी अहमियत दी जा रही है और उनको वहां से पैसा मिलता है, वेपन्स मिलते हैं। उनको क्या जरूरत है कि पाकिस्तान की बात माने? पाकिस्तान को दबाव में रखता है अमेरिका सिर्फ इस वजह से, और पाकिस्तान को ये सारा कुछ करना पड़ता है क्योंकि अमेरिका जाके रशिया को मन्नत नहीं कर सकता कि आप अपना से रसूख इस्तेमाल करें, ना ईरान को कह सकता है ना चाइना को। ले दे के पाकिस्तान हाथ आ जाता है, फिर आपको कॉन्फ्रेंस नहीं और ये सारा कुछ करना पड़ता है इसलिए कि आप कहते हैं कि हम किसी तरह सुरखरू हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि अब एनफ इज एनफ, हमने कर दिया। अब अगर अपना अमन उस मुल्क को खुद अजीज है तो वो पाकिस्तान की, बिल्कुल पाकिस्तान तैयार है, पाकिस्तान की खिदमत लें। लेकिन अगर वही तैयार नहीं जिनके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है आपको बिला वजह आगे उनके फिरने की? तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा फैसला है, खत्म कर देना चाहिए। ठीक, मुजम्मिल साहब क्या कहेंगे आप? आपके ख्याल में अफगान हुकूमत की एकदम दिलचस्पी की आखिर वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह यह है कि सिर्फ अफगान हुकूमत ही नहीं, अमेरिका और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पाकिस्तान को सालस की बजाय अब एक फ्रीक समझते हैं। वो हमें पार्ट ऑफ सोल्यूशन अब नहीं समझते, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम समझते हैं। अब हम कितनी भी वजाहतें देते रहें, लेकिन एक जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है उसका जो ओपिनियन है वो ज़्यादा मैटर करेगा या हम जो यहाँ नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं वो मैटर करेगा? फैटफ में देख लें और दीगर आलमी मसाइल में देख लें, हमने मुल्क के अंदर तो अपनी बड़ी वाह करा ली है, पर मुल्क के बाहर आपकी बात मानने को कोई तैयार नहीं है पूरी दुनिया में। आज अफ़गानिस्तान की भी यही सूरत हाल है कि लोग अशरफ गनी को हमारे मुकाबले पे सच्चा मान रहे हैं। हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान से ज़्यादा मोतबर अशरफ गनी दुनिया में समझा जा रहा है और उनके इल्ज़ामात की हमें जवाबदेही देनी पड़ रही है। आप रोज़ ट्वीट्स तो देखें उनके, आप रोज़ उनके इल्ज़ामात तो पाकिस्तान पर देखें। वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जंग थोप दी है। वो ये थोड़ी कह रहे हैं तालिबान हमसे लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अपनी पोजीशन क्लैरिफाई नहीं कर सके। हम कह रहे हैं जी चाइना उनके साथ है, रूस उनके साथ है। भाई हमारे बॉर्डर से सब कुछ हो रहा है और दुनिया हम पर सवाल उठा रही है और ये बड़े ख़तरनाक सानहे की तरफ जा सकता है। हम पहले फैटफ में फंसे हुए हैं। ये कहना कि अमेरिका का हम पर दबाव है, हम क्या कर लें, वेस्ट का हम पर दबाव है, हम क्या कर लें। भाई अमेरिका और वेस्ट ने हमें पहले फैटफ में दबाया हुआ है। उसके नतीजे में हमने हाफिज सईद वगैरह को 200 साल कैद नहीं दी है, मजबूरी में दी है ना, कोई वो हमारे मुजरिम तो नहीं है। इसी तरह दुनिया हमें मजबूर करेगी बाकी ऐसे इक़दामात की तरफ जिनके बारे में आज हम कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। हमने पहले भी कहा एब्सोल्युटली नॉट और फिर हमने सब कुछ वो किया फैटफ के दबाव में जो हम नहीं करना चाहते थे। अब फिर हम कह रहे हैं और हमने फिर वही सब कुछ करना है। दुनिया को साथ लेकर चलना ही सफारतकारी है, डिप्लोमेसी है। दुनिया से रुस के बैठ जाना कोई डिप्लोमेसी नहीं है, अपनी बात पे अड़ जाना कोई नहीं है। दुनिया को कायल करना असल काम है। अगर आप कायल करने की पोजीशन में नहीं है, अगर 1.5-2 साल बाद आपका CPEC का चेयरमैन इस्तीफा दे देता है तो 1.5-2 साल जाया हो गए ना। आपको पता ही नहीं लगा कि चाइनीज उसके खिलाफ हैं, उसके जरिए CPEC नहीं चल सकता। एंड पे आके आज आपने उसका इस्तीफा करा दिया। आपका पॉइंट यही सूरत हाल अफगानिस्तान की भी है। आप क्या कहेंगे, क्या वाकई पाकिस्तान सालिस की हैसियत गवा चुका है? और जिस तरह से मुजम्मिल साहब ये कह रहे हैं कि दुनिया पाकिस्तान को पार्ट ऑफ प्रॉब्लम कंसिडर करती है। देखिए दुनिया क्या कंसीडर करती है, दुनिया क्या कुछ साहब आपकी जानिब आती हूं, अतर साहब का कमेंट लेके आपकी जानिब आती हूं। आपके सवाल में एक चीज गलत है। सालिस का कभी ना पाकिस्तान ने कहा है, ना पाकिस्तान या कोई दुनिया का और मुल्क सालिस। बिल्कुल जनरल साहब, मैंने यही बात, मैंने मुजम्मिल साहब ने जो बात की है मैंने उसी को ही कोट की है। मुजम्मिल साहब ने जो बात की है मैंने बिल्कुल वही बात कोट की है। आप बड़ी खूबसूरती से कह रहे थे कि हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हम सालिसी करा रहे हैं, हमने अमेरिका और तालिबान को एक मिनट पर बिठा दिया है। कहां गई वो सारी सालिसी आपकी? सारी साल किसी ने कहा तो गलत सुना आपने। मुजम्मिल साहब, जनरल साहब को अपना कमेंट देने दीजिए, मैं आपकी जानिब भी आती हूं। आज दिन तक पाकिस्तान में किसी ने नहीं कहा, ना पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सालिसी का किसी ने नहीं कहा। एक चीज कहते हैं कि अफगान ओन्ड, अफगान लेड एंड अफगान ओन्ड, जिसमें फैसला उन्होंने करना है। यही बाइडेन के पास जब गए हैं दोनों ये
अब्दुल्ला और अशरफ गनी, उसने भी यही कहा है कि फैसला आपके लोग करेंगे, आप जाएं वहां पे। ये कत्तन कभी कोई जिक्र ही नहीं आया किसी जगह। उसने कहा जाके जनरल साहब कंप्लीट करने में आपकी बात करती हूं। और गलत बयानी से फिर इसी तरह धौंस चलती नहीं। असल चीज यह है कि सारसी का आज दिन तक दुनिया में किसी ने कहा है, ना पाकिस्तान ना किसी और हुकूमत। ठीक हो गया जनरल साहब, आपका कमेंट आ गया। मुजम्मिल साहब, आप क्या कहेंगे? देखें, जब हम तालिबान और अमेरिका के दरमियान ये फैसिलिटेशन कर रहे थे, वो सालसी नहीं थे तो और क्या था, जब दोनों को इकट्ठे बिठा रहे थे। सालस का और क्या काम होता है, फैसिलिटेट करता है, दोनों को बिठाता है, बातचीत कराता है, किसी मुआहदे पर पहुंचाता है। उस वक्त तो हम बड़ा कह रहे थे कि ये हमारा कारनामा है, वी हैव डन दिस, वी हैव ब्रॉट देम ऑन द टेबल, वी हैव डन दिस टू द वर्ल्ड। और आज जब उसका बैकलैश आ रहा है तो हम कह रहे हैं कि ये तो गलत हो गया, चलो इससे परे हट जाओ। ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता। वो भी मौजूद है बातें और ये भी मौजूद है। हम तब भी कह रहे थे कि इस फैसिलिटेशन, इस सालसी के मतलब में कोई नेक नामी नहीं। मुजम्मिल साहब, आपका कमेंट आ गया है। अतर साहब से मुझे कमेंट लेने दीजिए। मुजम्मिल साहब, अतर साहब से मुझे कमेंट लेने दीजिए। अतर साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? अफगान हुकूमत की एकदम दिलचस्पी की आखिर वजह क्या है आपके ख्याल में? मतलब ये है, सालिसी का मतलब ये है कि जब दो पार्टियां आपस में बात करती हैं तो सालिस बताता है कि आपकी बात ठीक नहीं है, इसकी बात ठीक है, लिहाजा आपको यहाँ पे ठीक है। ये सारे जब आप मामला मुंसिफ के तौर पे तय कराते हैं, आप रेफरी बन जाते हैं। कह रहे थे कि तालिबान हमारे जनरल साहब और मुजम्मिल साहब, मुझे अतर साहब का कमेंट लेने दीजिए, उसके बाद में आप दोनों की जानिब दोबारा भी आ जाऊंगी। अतर साहब, आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। बता रहे थे अपना वो और क्या था। मुझे जरा पहले इन दोनों हजरात के बीच में सालसी करवाने दें, उसके बाद मैं अपना कमेंट देता हूँ। अगर आप दोनों प्लीज 1 मिनट मेरी बात सुन लें तो फिर ये हम सालसी का अमल जारी रखेंगे। अच्छा, अब इसमें बात ये है कि पाकिस्तान का जो वहां पे किरदार रहा है, 20 साल से पाकिस्तान का एक ही मौकिफ रहा है कि बातचीत के जरिए आप वहां पे मसाइल को हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अशरफ गनी या अब्दुल्ला कितने मोतबर हैं? अगर आप कुछ महीने, 1 बरस ही पीछे चले जाएं तो दोनों ने खड़े होकर कहा था कि हम दोनों सदर हैं, दोनों ने हलफ उठा लिया। अगर आप दुनिया उनको मोतबर समझती है तो ऐसी दुनिया को मेरा भी सलाम है। अगर पाकिस्तान चाहता तो वहां पे किसी एक का साइड ले लेता, अब्दुल्ला के साथ भी हो जाता, वहां पे गड़बड़ करवा देता, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त भी अशरफ गनी साहब का साथ दिया। प्रॉब्लम यह है कि अशरफ गनी साहब को जो झूठ फीड किया जाता है बार बार, और उसमें एक जो टोला है वो पाकिस्तान के अंदर भी है, ये वही टोला है। ये पहले खुद एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, वो नैरेटिव जब इंटरनेशनल मीडिया पिक करता है फिर ये इंटरनेशनल मीडिया को कोट करते हैं कि देखें जी इंटरनेशनल मीडिया में ये आ गया, और इंटरनेशनल मीडिया इनको कोट करता है। तो ये जो एक पाकिस्तान के अंदर एक ज़हनियत है, पाकिस्तान के अंदर इस तरह की हुकूमतें रही, यहाँ पे ये बातें होती रही कि जी हम दलील वालों के साथ हैं, हम गुलेल वालों के खिलाफ हैं। इसका ये एक इम्पैक्ट पड़ा कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है हर वक्त कि हमारे खिलाफ इदारे साजिशें कर रहे हैं, हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तो ये एक पूरी बीमार जहनियत बन चुकी है, और उसी बीमार जहनियत की अक्कासी आपको इस वक्त नजर आती है अफगान हुकूमत के आला ओहदेदारों में। उनके नायब सदर ट्विटर के ऊपर लोगों को ऑफर कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ सबूत दूंगा, तो उनकी संजीदगी का आप अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं। बाकी ये बात ये है कि वहां पे जो अभी अमल जारी है उसमें क्या बेहतरी कोई आ सकती है, पाकिस्तान कोई अपना किरदार अदा कर सकता है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान फिलहाल उसमें कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। वहां पे जितनी इमेच्योर, जितनी जिस तरह आप कह सकते हैं कि इंतहाई गैर संजीदा किस्म की क़यादत मौजूद है, और वो जो अलमिया है उस गैर संजीदा क़यादत का वो भुगतना पड़ रहा है वहां की आवाम को, अफगान आवाम को। फिलहाल पाकिस्तान अगर अपने आप को इससे पीछे ही हटा ले तो बेहतर है। मेरा नहीं ख्याल कि इस अमल से पाकिस्तान और अफगान आवाम फिलहाल कुछ चीज गेन करेंगे या उनको कोई फायदा होगा। ठीक है खालिद साहब, जैसा कि अतर साहब भी कह रहे हैं कि फिलहाल पाकिस्तान अपने आप को पीछे ही हटा ले, इस अमल से तो ज्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए भी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने जो पहला भी इनिशिएटिव लिया था वो पाकिस्तान ने आज खुद इनिशिएटिव नहीं लिया था। अगर पाकिस्तान ने अमन कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो उसमें भी अफ़गानिस्तान साइड के जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी ख्वाहिश थी, और फिर जो अमेरिका बार बार पाकिस्तान को कहता था कि वो अपना किरदार अदा करें। जैसे तालिबान को पहले हमने अमेरिका के साथ इंगेज करवाया, बातचीत करवाई, अभी भी उनका ये ख्याल था कि इनको किसी एक जगह बैठाकर बात की जाए। पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की क़यादत के साथ जो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ ग्रुप्स थे वो जब इंडिविजुअली गुफ्तगू करते थे या रब्ता करते थे तो पाकिस्तान का ये ख्याल था
कि अगर इन सबको किसी एक जगह पे बिठा लिया जाए और ये उनकी तरफ से भी राय आए तो फिर एक जगह पे बैठ के, एक छत के नीचे भी बैठ के मुख्तलिफ आरा अपनी इजहार करें और फिर ये खुद डिसाइड करें कि आगे क्या होना है। पाकिस्तान ने कोई ये नहीं था कि अपना हल देना था या कोई इसके अंदर सालसी या मुनसफी करवानी थी, ये राय थी। उसमें हुआ ये कि अशरफ गनी साहब ने कहा कि जी कि हमारा, क्योंकि दोहा के अंदर अब मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और अब हम गवर्नमेंट का जो हम चाहते हैं कि आला सतह का वफ़द जाए यहाँ पर, उसकी गैर मौजूदगी में शायद ये ज़्यादा मौसर नहीं होगी, तो पाकिस्तान ने मुलतवी कर दी। फिर पाकिस्तान ने ये देखा कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त जो है ना तितर बितर हुए पड़े हैं सारे, वो उनका किसी का मशरक़ की तरफ मुँह है, किसी का मगरिब की तरफ है, किसी का शुमाल है, कोई जनूब की तरफ जा रहा है। उनकी आपस के अंदर इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे उनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो यह है कि सारी की सारी तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दें। अपनी कोई भी नाकामी हो, कोई मसला हो, आप कहते हैं ये पाकिस्तान जिम्मेदार है। और ये अभी से नहीं है, ये हमेशा से ये चल रहा है। अगर आप माजी में भी देखें तो इसी किस्म की वाक़यात हुए कि जब भी वहाँ पे अंदर इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी होती है, फ़ौरन वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये वो कहते हैं ना कि कोयलों की दलाली में मुंह काला करने वाली बात है। पाकिस्तान को इसके अंदर हाथ डालना ही नहीं चाहिए। उनकी ख्वाहिश थी, पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया। अगर वो खुद नहीं चाहते, वो खाना जंगी चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वहाँ, पाकिस्तान ये कहता है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन हो, अफगानिस्तान की सियासी क़यादत खुद बैठे और ख़ुद फैसला करे कि आगे क्या करना है। हमें जहाँ पे सहूलत की बात है या फैसिलिटेशन की बात है, जहाँ भी होगी, किसी एक फ्रीक ने अगर हमारी बात सुनी, हम उसको टेबल पे ला सकते हो तो ले आएंगे, लेकिन बाकी फ़ैसला खुद करना है। अगर वो खुद ही जो है कि अपनी खाना जंगी कर रहे हैं, सारे मामला ख़राब कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने बॉर्डर के ऊपर। जो हमारी फेंसिंग बाकी रहेगी उसको कंप्लीट करें, अपनी चौकियों को ज़्यादा मुनज़्ज़म करें, उधर से आने वालों को छोड़ें ना, इधर से जाने वालों को भी ना छोड़ें। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर नाज़िर साहब, हम अफगान हुकूमत की एकदम दिलचस्पी की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका की दिलचस्पी भी सिर्फ इसी में ही थी कि वो अफवाज को वहाँ से निकाल ले, लेकिन वहाँ पर कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हो दो फरीकैन के दरमियान। इसमें जो अमेरिका की जो हुकूमत है वो भी कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो दिलचस्पी, और इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये ब्लिंकन, एंथोनी ब्लिंकन लास्ट वीक आए, इंडिया से आकर दो रोज़ा दौरा था उनका, 2 दिन वहाँ रहे और पाकिस्तान आए बगैर या बात किए बगैर चले गए। तो इसका मतलब ये कि वो पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते या पाकिस्तान से वो कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं अब कि पाकिस्तान कोई रोल प्ले करेगा। हालांकि वहाँ दिल्ली में उन्होंने कहा कि हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान रोल प्ले करेगा। तो अब आते हैं आपकी सवाल की तरफ कि क्या ये अफ़गान जो कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद कराने जा रहा था वो उन्होंने जो मनसूख की है, ये दुरुस्त फ़ैसला है? यानी मेरे ख्याल में फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ हमें ये भी सवाल उठाना चाहिए कि ये फ़ैसला किया क्यों गया। अच्छा, ये फ़ैसला करने के पीछे वही, मैं मुज़म्मिल साहब की बातों से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ कि हमारे यहाँ एक सालिसी, अब ये सालिसी का लफ्ज़ क्यों आ रहा है, देखें इस लफ्ज़ को ज़रा समझने की ज़रूरत। सालिस का अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है तीसरी पार्टी। सालिसी और मुसालिहत में फ़र्क होता है। हाँ, पाकिस्तान मुसालिहत नहीं कराना चाह रहा था, जाहिर है कि वो एक डिफरेंट प्रोसेस है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, लेकिन सालिसी का मतलब ये होता है कि जब भी 2 पार्टी के दरमियान कोई तीसरी पार्टी इन्वॉल्व हो जाए तो वो सालिसी है। अच्छा, और ये हमें हमेशा से रहा है, जब से हमने अमेरिका और चीन के दरमियान सालिसी करवाई थी 1970-71 में, उसके बाद से शायद हम ये इस कोशिश में रहे हैं कि हम दूसरी जगह पे भी करवाएं। मैं एक वाक़या याद दिलाऊं आपको, जब इराक़ ने कुवैत पे कब्ज़ा कर लिया था 1991 में, 90-91 में, तो उस वक्त नवाज शरीफ जो थे वो वज़ीर आज़म थे और उन्होंने जो है वो एक तूफ़ानी दौरे शुरू कर दिए कि हम जो है वो अपना अमन फार्मूला नवाज शरीफ साहब ने पेश कर दिया। हालांकि वो कहते हैं ना क्या पिद्दी का शोरबा, बड़ी बड़ी ताकतें इन्वॉल्व थी और नवाज शरीफ साहब निकल गए, 1 दर्जन मुल्कों के दौरे किए, पूरा इंटरवाज लेके, और रोज़ अखबार में खबरें आ रही हैं कि आज फ़लाँ ने भी जो है वो नवाज शरीफ अमन फार्मूले की हिमायत कर दी, फ़लाँ ने भी कर दी, और वो 12 मुल्कों के दौरे करके आ गए, टाइम फिश निकला कुछ भी नहीं। तो हम इस किस्म की हरकतें करते हैं बगैर सोचे समझे कि हम जो करने जा रहे हैं। अमेरिका जाते हैं, वहाँ से आके कह देते हैं कि जी हम अमेरिका और ईरान में सुलह करवा देंगे। सऊदी अरब से आते हैं, फिर आकर कह देते हैं कि जी मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर हम एक अलग वो क्या क्या बना लेंगे। फिर सऊदी अरब का डंडा पड़ता है, फिर कहते हैं नहीं हम मलेशिया भी नहीं जा रहे। तो इस किस्म की हम बगैर सोचे समझे जो हमारे सुखरात बुखरात के काम करते हैं उसका नुकसान हमें होता है, बैनुल अक़वामी तौर पर जग हसाई होती है। ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए। ठीक है जनरल साहब, मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए क्या समझते हैं आप, क्या होने जा रहा है अफगानिस्तान में, और क्या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात का कोई रास्ता अभी बचा है या मुज़ाकरात के रास्ते बंद हो गए? देखिए, मुज़ाकरात तब आगे चलें अगर एक बुनियादी शर्त जो तालिबान ने रखी है वो वहां पे सुनी जाए। एक इंडिविजुअल की बात वो कर रहे हैं कि जी अशरफ गनी छोड़ दे, अशरफ गनी को हम सदर नहीं मानते, न्यूट्रल गवर्नमेंट बन जाए। उसके बाद बाकी मुज़ाकरात हैं कि आप किस किस्म की गवर्नमेंट बनाएंगे,
उसमें तालिबान का रोल क्या होगा, कुछ होगा। अभी तो वो बातचीत उस टाइप पे उस चीज पे हो ही नहीं रही। अब तालिबान ने उसको वार्निंग दी अशरफ गनी को, उन्होंने कहा है कि अशरफ गनी तेरा टाइम खत्म, अब तुम एक तरफ हट जाओ, नहीं हटते तो अब तेरा हम ट्रायल करेंगे, तुम्हें कानून के कटहरे में लाएंगे, तुम मुजरिम हो कौम के, क्योंकि तुमने अमेरिका के बिहाफ पे सारा मुल्क तबाह किया। ये उनकी सोच है। जब ऐसी सोच सामने आ जाए तो कभी कोई गुंजाइश रहती है मामला के, अगर अशरफ गनी अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाए तो शायद बातचीत शुरू हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा। दूसरी तरफ ये है कि जो सिचुएशन अभी है इसमें भारत को ये सूट करता है कि वो इस जगह को डिस्टेबलाइज रखे, लिहाजा वो डिस्टेबलाइज रखेगा तभी वो ये फीड करता है। कभी वो उनको कहता है कि 10,000 उधर से फाइटर्स आ गए हैं, अशरफ गनी वो बोलना शुरू कर देता है उसका कोई सबूत नहीं, कोई यहां से गया ही नहीं। कभी वो उनको कहना शुरू कर देता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो कह रही है कि हम ये करेंगे। ये सारी चीजें वो इसीलिए कर रहा है कि ये डिस्टेबलाइज रहे। डिस्टेबलाइज रहेगा तो टेररिस्ट ग्रुप वहां से ऑपरेट करते रहेंगे मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाफ। अमरीका की भी रिक्वायरमेंट है कि चाइना के खिलाफ हो, ISIS दाइश वहां पे है, वो रशिया में भी काम करे, ईरान में भी जाके काम करे, TTP पाकिस्तान में करे। ये तब होगा जब तक कि वहां पे कोई सॉलिड ऐसी हुकूमत नहीं बन जाती जिसकी पूरे मुल्क पे रेट हो, और वो नहीं बनेगी कभी जब तक कि ये एक इन फाइटिंग उनकी ये सिविल वॉर जारी है। तो ये दोनों, अमेरिका एक तरफ आपको अमन के लिए कह रहा है, पाकिस्तान को दबाव रखता है, दूसरी तरफ भारत को, जो ब्लिंकन वहां पे गया था दिल्ली में, वो जाके यही तय करके आए कि इंडिया अपनी एयरफोर्स कमिट करे, लिहाजा इंडिया ने कर दी। तो वो जो चीजें हैं वो दो ट्रैक्स पे चल रही हैं, एक तरफ बदअमनी फैलाने का काम, दूसरी तरफ पाकिस्तान या दुनिया को चेहरा दिखाना कि जी अमन कायम करें। ठीक हो गया। नाजिर साहब और मुजम्मिल साहब, कता कलामी की माफी चाहूंगी, हमें क्लोजिंग की जानिब बढ़ना है, वक्त की कमी के सबब आप दोनों का कमेंट में नहीं ले पाऊंगी। नाजरीन, इसी के साथ मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।